हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS में। मेरा नाम है अतुल जैन और आज मैं आपके साथ बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पर जो आमतौर पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है। वो टॉपिक क्या है? वो एक विषय है और इस विषय को आमतौर पे यूपीएससी की तैयारी में सबसे जटिल, सबसे कठिन विषय माना जाता है। यह विषय है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मैं 10 यूपीएससी एस्पिरेंट से बात करता हूं जनरली कि भाई आपको परीक्षा में कौन से भाग आसान लगते हैं, कौन से भाग मुश्किल लगते हैं, तो 10 में से मेरा अनुभव यह रहा है कि करीब 7 से लेके 8 तक लोग जो हैं वो हर व्यक्ति 2-3 आसान विषय बताता है, 2-3 मुश्किल विषय बताता है। तो आमतौर पर 10 में से 7 से 8 लोग जो हैं वो इकोनॉमिक्स को अपना एक मुश्किल विषय बताते हैं। उनका यह मानना होता है कि एक विषय के तौर पे अर्थशास्त्र जो है वो जटिल है, वो समस्याप्रद है, उनको आसानी से समझ में नहीं आता। अगर वो सिद्धांत को भी पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं तो उनको ना तो सिद्धांत समझ में आते हैं, और अगर एक बार को सिद्धांत समझ में भी आ गए तो वो सिद्धांत अप्लाई कैसे करने हैं, उनका एप्लीकेशन कैसे करना है, उनको लगाना कैसे है, या उनके आधार पर जो भी आर्थिक नीतियां बन रही हैं, आर्थिक निर्णय लिए जा रहे हैं, उनकी समीक्षा कैसे करनी है, इस बात को कर पाने में वो खुद को असफल पाते हैं, विवश पाते हैं। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में 15-20 मिनट का लेक्चर है केवल, ये तो ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, लेकिन अगले 15-20 मिनट में हम लोग इस बात की चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि पहली चीज ये है कि इकोनॉमिक्स आमतौर पे मुश्किल क्यों लगती है, और दूसरा क्या ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे हम यह कर सकते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए, केवल याद रखिएगा, अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस दे रहे हैं, अगर आप अर्थशास्त्र में नेट एग्जाम दे रहे हैं, तो शायद ये लेक्चर आपके लिए काम का नहीं है। लेकिन अगर आप यूपीएससी और कोई राज्य की सिविल सेवा परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लेवल की इकोनॉमिक्स जो है, क्या उसको पढ़ने और समझने का कोई सरल तरीका है, इस बात को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, लेकिन शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई स्टडी IQ-IAS के जो भी P2I कोर्सेज हैं उन सब पर अभी लगी है मंथ एंड सेल। मंथ एंड सेल का मतलब क्या है? उसके दाम जो होते हैं उससे आमतौर पर जो दाम होते हैं उससे 2000 रुपए आपको इस समय कम देने पड़ेंगे। तो अगर आप एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपका बैच जो है 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है, और अगर आप एक बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर, तो आपके बैच का एडमिशन जो है वो 30 तारीख को खत्म हो रहा है सुबह 8 बजे वाले बैच में। एंड इफ यू आर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इन दैट केस योर बैच is closing on 30th of November. This is also an 8 AM बैच। तो पॉइंट यह है, हिंदी वाला बैच शाम 6 बजे का है, अंग्रेजी और बाइलिंगुअल वाला बैच जो है वो सुबह 8 बजे का है। और इसमें से किसी भी बैच में आपको जुड़ना हो तो आप AJ लाइव कोड लगाइए हमारी वेबसाइट या ऐप पर, अतुल जैन मेरा नाम है, उस पर आधारित है AJ लाइव, और आप अभी इस बैच को 22,999 में प्राप्त कर सकते हैं। 30 नवंबर तक ये ऑफर है। 30 नवंबर के बाद इसके 2000 रुपए बढ़ जाएंगे, जो कि इसका आम प्राइस होता है। P2I बैच है ये, आप लोग जानते हैं P2I का मतलब क्या होता है। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, तीनों की तैयारी आपको यहां पर कराई जाएगी। सारे विषय पढ़ाए जाएंगे, आपको रोज 3-3.5 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, आपको डेली प्रैक्टिस MCQ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन मिलेगा, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, और अगर आपका प्री क्लियर होता है तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना इत्यादि सब कुछ जो है बिना किसी अतिरिक्त फीस के आपको यहां पर ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 30 तारीख के पहले जुड़ जाइए, यानी कि कल के पहले जुड़ जाइए, ताकि हम आपको ये स्पेशल डिस्काउंट जो है वो प्राप्त हो पाए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे मुद्दे पर, जिस पर हमको बात करनी है कि यार इकोनॉमिक्स जो है वो मुश्किल क्यों लगती है। ठीक है, ये बात सही है। तो इसको हम एकदम लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे कि यार देखो होता क्या है, इकोनॉमिक्स मुश्किल क्यों लगती है। कोई भी चीज जिसका आपको जीवन में अनुभव नहीं होता वो आपको मुश्किल लगती है। यह बात सही है कि नहीं है? इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते? जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ड्राइविंग।
अगर आप गाड़ी चलाना आपको आता है तो जब आपने, अगर आप में से जिन लोगों को ड्राइविंग आती है, भले ही वो 2 व्हीलर की हो या 4 व्हीलर की हो, तो आपको याद होगा जब आपने नई नई सीखी थी तो आपको ये कितना चुनौतीपूर्ण काम लगता था। मुझे याद है जब मैंने कार ड्राइविंग सीखी थी बहुत साल पहले, तो यार मैं जब कार ड्राइव करता था तो मैं किसी से बात भी नहीं करता था, म्यूजिक भी बंद कर देता था, पूरा फोकस सड़क पे रखता था, ऐसे जोर से स्टीयरिंग को पकड़ता था, सोचता था इधर से कोई गाड़ी ना आ जाए, इधर से कोई ना आ जाए। आपको बहुत चिंता रहती है, आपको बहुत तनाव होता है, क्योंकि आपने नई वो चीज सीखी है। लेकिन अब काफी साल गाड़ी चलाने के बाद अब मैं ड्राइव करता रहता हूं और आपके पैर जो हैं वो क्लच ब्रेक पर, आपके पैर, अब तो खैर ऑटोमेटिक कार आती है तो क्लच नहीं होती उसमें, लेकिन ब्रेक और एक्सेलरेटर पे आपके पैर ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। आप साथ बैठे लोगों से बातें भी करते रहते हो, गाने भी चलते रहते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होता। आपको बहुत सामान्य प्रक्रिया लगती है कि गाड़ी कहीं लेकर जानी है, ले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो जीवन में यही चीज, ऐसे हर चीज के साथ है। आप किसी भाषा को ले लीजिए कि आप जब कोई भाषा नहीं सीखते हैं तो आपको काफी दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे जब आप उस भाषा को बोलने लगते हैं तो आपको वो भाषा सामान्य लगने लगती है। आप स्विमिंग को ले लीजिए, आप साइकिल चलाने को ले लीजिए, हर चीज में आपके साथ यही होता है। नॉलेज जो है किसी भी विषय की, वो ऐसी ही एक स्किल है। अब होता क्या है, इकोनॉमिक्स बेटा एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हम अपने एवरीडे लाइफ में, अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही कम चर्चा करते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे अगर आप किसी भी और विषय से बात करें, कि अगर आप मान लीजिए पॉलिटी की बात करें, तो चलिए पॉलिटी पर भी हम ये बात नहीं करते कि संविधान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, लेकिन कुछ ना कुछ समझ आप जरूर लेके आते हैं। आप सबको पता है कि देश में एक प्रधानमंत्री होता है, ये तो आप सबको पता है। आपको यह भी पता है कि प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा चुनाव होते हैं, आपको यह पता है लोकसभा होती है, मुख्यमंत्री होता है ना, ये सारी चीजें आपको पता है कि देश का एक राष्ट्रपति होता है। ये आपको इतनी जानकारी है, आपको बहुत ज्यादा गहन जानकारी नहीं होगी। लेकिन आज अगर मैं आपको प्रधानमंत्री एक कॉन्सेप्ट के तौर पे पढ़ाऊं तो तकरीबन आप उसके बारे में जानते हैं कि प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है, प्रधानमंत्री देश का चुना हुआ नेता होता है, ये चीजें आप जानते हैं। आपको ज्यादा विस्तार से यहां पे पढ़ाया जाएगा, ज्यादा संवैधानिक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप जानते हैं। ऐसे ही भूगोल में नदी होती है, पर्वत होते हैं, नदियां जो होती है कभी कभी उनमें बाढ़ आती है, अलग अलग प्रकार के पर्वत होते हैं, ये सब चीजें आप जानते हैं। आप हो सकता है उनके प्रकार ना जानते हो कि भाई वलित पर्वत कौन से होते हैं, आपके फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें आप ऐसे डिटेल में नहीं जानते होंगे। लेकिन आपके आस पड़ोस में जो नदियां हैं, आपके आसपास जो हिमालय पर्वत के बारे में हर कोई जानता है, तो कुछ कुछ जानकारी आपको होती है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आमतौर पे छात्र एकदम ब्लैंक होते हैं। इकोनॉमिक्स उन्होंने स्कूलों में भी भारत में ज्यादा नहीं पढ़ाई जाती, सोशल स्टडीज का हिस्सा होती है और बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही कम इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाई जाती है, बहुत कम उसका वेटेज भी होता है। अगर आपने 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी तो अलग बात है, अगर आपने 11th-12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो फिर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई ज्यादा अवसर मिलता नहीं है। आपकी रोजमर्रा के जीवन में भी आपको बस पैसे का हिसाब लगाना आता है कि भाई मेरे को अभी इतने पैसे मिलते हैं, मुझे इतना खर्चा करना है, इतना बचाना है, और आपको कुछ नहीं पता। इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सार्वजनिक तौर पे हमारा सामाजिक ज्ञान बहुत ज्यादा खराब है। देखिए भारतीय समाज जो है वो राजनीतिक तौर पे मैं उसे बहुत जागृत समाज मानता हूं कि भारत में आप किसी भी चाय की दुकान पे चले जाएंगे तो आपको राजनीतिक चर्चा होती हुई मिल जाएगी। हमारी इकोनॉमिक लिटरेसी जो है, हमारी आर्थिक साक्षरता जो है, वो उतनी ही खराब है। हम में से किसी को नहीं पता, हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि सरकार की राजकोषीय नीतियां क्या होती हैं, सरकार की मौद्रिक नीतियां क्या होती हैं, उनका देश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, किसी चीज का क्या अच्छा प्रभाव हो सकता है, क्या खराब प्रभाव हो सकता है, इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। इकोनॉमिक्स की जानकारी भी जो हमको आमतौर पे बड़े होते हुए मिलती है चर्चाओं से, वो या तो गलत होती है या फिर वो अपूर्ण होती है। जैसे आज से कुछ साल पहले मैं बड़ा ये चर्चा सुनता था चुनाव के पहले कि भाई अगर फलाना पार्टी की सरकार आ जाएगी तो $1 $1 के बराबर हो जाएगा। ये मैंने बड़ा सुना था, ये आपने भी सुना होगा निश्चित तौर पे कि देखो $1 जो है वो $1 के बराबर हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा अगर इस पार्टी को आप वोट दोगे। बहुत लोगों ने इस बात का प्रचार प्रसार किया। अब लोग कहते थे देखिए कितनी अच्छी बात है, लोग कहते थे एक जमाने में $1 $1 का होता था, अब देखो 70 तक आ गया है, 60 तक आ गया है, अब 80 क्रॉस कर गया है, ये बातें होती थी। तो यार होता क्या है, रुपए की कीमत के साथ लोग एक भावनात्मक जुड़ाव कर लेते हैं। मैं काफी लोगों को ये समझाने की कोशिश करता था कि अगर ये हो गया
तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इससे खराब शायद कुछ नहीं हो सकता। या तो हम अपने रुपए का एक मूल्य परिवर्तन करें, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो 1 रुपया अगर आज की तारीख में $1 के बराबर हो जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत दुखद स्थिति में आ जाएगी, बड़ी दयनीय स्थिति में आ जाएगी। ये बात मैं बहुत लोगों को समझाता था, लेकिन कुछ लोग समझते थे, कुछ लोग नहीं समझते थे। लेकिन आमतौर पे सुनने में ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है ना कि यार देखो, ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है बजटीय घाटा और बजटीय लाभ। हर साल सरकार बजट पेश करती है और सरकार कहती है भाई इस साल हमारा राजकोषीय घाटा इतना गया, राजकोषीय घाटा इतना हो गया। तो मैं हर साल ये चर्चा सुनता था, आमतौर पे लोग बात कर रहे होते थे, यार देखो हमारे यहां तो घाटे के बजट आते हैं, लाभ के क्यों नहीं आ सकते। और अब मैं उनको बहुत लोगों को मैंने ये बात समझाई है एक रूकी तरीके से, एक सिंपल तरीके से भी, कि यार बजटीय लाभ कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। थोड़ा सा बजटीय घाटा बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छी बात है। यह दिखाता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में आप और निवेश कर रहे हो और पैसे की आवश्यकता है, यह बहुत अच्छी चीज है। तो थोड़ा सा बजटीय घाटा, हां संतुलित बजटीय घाटा, ऐसा नहीं है कि आपका बजटीय घाटा 25% हो गया है, लेकिन संतुलित बजटीय घाटा अगर है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो होता क्या है, ये सारी चीजें जो है, हमारा जो आम सोचने का तरीका है उसमें हमें ये चीजें कभी बताई नहीं गई, हमें ये चीजें कभी सिखाई नहीं गई, और इन चीजों के बारे में हम लोगों ने अपने मित्रगणों इत्यादि से कोई खास चर्चा करी नहीं। इकोनॉमिक्स की किताबें हमने बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स की हमें कोई समझ होती नहीं है। फिर हम आ जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए इकोनॉमिक्स का एक ठीक ठाक सिलेबस है, और उस सिलेबस को जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने साथ बहुत सारी भ्रांतियां जो इकोनॉमिक्स को लेकर होती हैं वो हम कैरी करते हैं, अपने साथ लेकर आते हैं, और उन भ्रांतियों के साथ, उन कंफ्यूजन्स के साथ, उन मिसकॉन्सेप्शंस के साथ हम इकोनॉमिक्स की तैयारी शुरू करते हैं, और हमको आधा अधूरा समझ में आता है, आधा अधूरा समझ में नहीं आता। तो ये समस्या होती है। और आधी अधूरी समझ के साथ, यार ये तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो या आपने पीवाईक्यू देखे हैं, कि आधी अधूरी समझ के साथ यूपीएससी के क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते। ये एकदम क्लियर है, ये आप याद रख लीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है तो आप यूपीएससी के लिए तैयार नहीं हैं। आपने भले ही 10 की जगह 5 टॉपिक पढ़े हों, लेकिन वो आपको अगर क्रिस्टल क्लियर हैं तभी आप यूपीएससी के लिए तैयार हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत फॉगी, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी बहुत आपकी समझ है, तो फिर आप यूपीएससी के लिए तैयार नहीं हैं। तो यार होता क्या है, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि हमको जो हमारी आम समझ जो है उसको छोड़ देना चाहिए। देखिए मैं बार बार ये कहता हूं कि जब भी बच्चे मेरे साथ बैचेस में इकोनॉमिक्स पढ़ने आते हैं, तो अगर मेरे को उतना समय मिले, और एक्चुअली अभी भी किसी भी P2I बैच में मेरा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है समय का, वो उस चीज को भुलवाने में जाता है जो वो बाहर से सीख के आए हैं, और वो अब या तो उनको स्कूल में सिखाई गई या कॉलेज में सिखाई गई, या फिर वो जनरल दोस्तों यारों से बात करके सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से वो सीख गए। उन बातों को अनलर्न कराने में, उन बातों को भुलवाने में मेरा समय जाता है काफी सारा। तो आप जो है अपनी जो एक सामान्य विजडम है उसको बाहर छोड़कर, उसको भूल जाएं। इकोनॉमिक्स को लेकर सामान्य विजडम का कोई उपयोग नहीं है। सामान्य विजडम जो आप आमतौर पे सोशल मीडिया पे फालतू चीजें पढ़ते हैं, जो आप, ये बहुत कॉमन है और इसमें कोई खराब बात नहीं है। हम सभी सोशल मीडिया पे अपना समय खराब करते हैं और हम सबको लगता है कि उसके जरिए हमको बहुत सारी चीजें, जानकारी प्राप्त हो गई, उसको आप छोड़ दें। या फिर आपके आमतौर पे हम लोग किसी परिवार से आते हैं और परिवार जो होता है उसका एक राजनीतिक विचारधारा होती है, तो वो राजनीतिक विचारधारा जो है वो इस बात का वो या तो किसी पार्टी का समर्थन करती है या विरोध करती है। और आजकल का जो राजनीतिक परिवेश है, हम या तो किसी पार्टी का अंध समर्थन करते हैं या अंध विरोध करते हैं। संतुलन तो चला गया है हमारे आजकल विचारों से। तो या तो हम अगर एक पार्टी का समर्थन करते हैं तो वो जो भी करेंगे हमको अच्छा लगेगा, हम एक पार्टी का विरोध करते हैं तो वो जो भी करेंगे हमको बुरा लगेगा, बाकी हम सोचते ही नहीं। तो अब जैसे, तो इसके कारण क्या होता है कि अगर इस प्रकार के जो नोशंस आप लेके आए हैं उनको आप सिलेबस से बाहर छोड़ के आइए, तैयारी के बाहर छोड़ के आइए, एक खुले दिमाग के साथ आइए। ये सोचकर आइए कि आपको सीखना है, ये सोचकर मत आइए कि मेरे को तो काफी कुछ आता है। ये सोचकर अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ने आएंगे तो आप जो है बहुत ही गलत प्लेटफॉर्म के साथ इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। ये आप ना करें, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखें कि इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है। यह गलती आमतौर पे इंजीनियर्स वगैरह बहुत करते हैं।
मैंने बहुत देखा है, मैं खुद एक आईआईटी से पढ़ा हुआ हूं, मैंने खुद एक आईआईटी कानपुर से बीटेक किया है, लेकिन तब भी मैं देखता हूं कि आमतौर पे जो इंजीनियर्स या साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, मैथ स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इकोनॉमिक्स में सिर्फ नंबर्स में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। याद रखिए ये कोई किसी प्राइवेट कंपनी की इकोनॉमिक्स नहीं है। याद रखिए कि यूपीएससी में इकोनॉमिक्स एक ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, ये एक मानविकी विषय है, और मानविकी विषय मतलब उसका जो लक्ष्य है इकोनॉमिक्स का वो मानव कल्याण है। तो इकोनॉमिक्स आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आपको इकोनॉमिक्स को आप एक मानव कल्याण के यंत्र की तरह प्रयोग कर पाओ, so that you are able to use economics like as a tool of human well-being। तो अगर आप जो है ह्यूमन वेलफेयर के एक टूल की तरह, मानव कल्याण के एक यंत्र की तरह इकोनॉमिक्स का उपयोग नहीं करते, तो फिर ये इकोनॉमिक्स का एक गलत पर्सपेक्टिव है जो आप सीख रहे हैं, जो आपको एमबीए स्कूल्स में सिखाया जाता होगा। 20 स्कूल्स में आपको सिखाते हैं कि भैया आप अमेजॉन में काम करोगे, अमेजॉन का प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, ये आपको 20 स्कूल्स में दिखाया जाता है एमबीए के लिए। लेकिन ये यूपीएससी है, यहां पे आपको अमेजॉन को तो चलाना नहीं है, यहां पर आपको देश की सेवा करनी है, देश के करोड़ों गरीबों की सेवा करनी है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, ये एक मानविकी विषय है यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य से। ये गलती वो लोग भी करते हैं जो कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ के आए होते हैं, तो उनको लगता है कि जिस तरह की इकोनॉमिक्स उन्होंने कॉलेज में पढ़ी वही तो यहां पर होगी, लेकिन यहां पे इकोनॉमिक्स का ओरिएंटेशन एकदम अलग होता है। ये एक मानविकी विषय है, ये एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, उसको उस तरह से ही पढ़ें। बहुत ज्यादा फॉर्मूला ड्रिवन, बहुत ज्यादा ग्राफ, कर्व, इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़ें, इससे आपको ज्यादा यूपीएससी में लाभ नहीं मिलने वाला। ये बात क्लियर हुई? तो ये एक संख्याओं के बारे में नहीं है, ये मानविकी विषय है। आपको ये भी याद रखना है कि यूपीएससी जो है उसमें आपको यह देखना है कि राष्ट्रों से संबंध, कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के तौर पे ये दो चीजें जो हैं, एक तो देश के नागरिकों का कल्याण और एक अंतरराष्ट्रीय संबंध, इन दोनों के तौर पर इकोनॉमिक्स का कैसे यूज किया जाए, ये यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू है। यूपीएससी आपको इकोनॉमिक्स इस दृष्टिकोण से पढ़ाना चाहता है कि देश के नागरिकों का भला कैसे होगा और अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारे कैसे सुधरेंगे। तो आप इकोनॉमिक्स जब पढ़ रहे हैं तो आपको इन दो परिप्रेक्ष्य, इन दो पर्सपेक्टिव पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है। बाकी शेयर बाजार उधर ऊपर नीचे जा रहा है, टेक महिंद्रा को इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, कौन सी कंपनी का आईपीओ कितने % ओवर सब्सक्राइब हुआ, बेकार की चीजें हैं, आप छोड़ दो, आपके काम का नहीं है। ठीक है, याद रखिए आपको बिजनेस नहीं चलाना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये दो पर्सपेक्टिव आप एकदम याद रखिए, जन कल्याण और अंतरराष्ट्रीय संबंध। अगर आप इसको याद रखेंगे तो फिर आपको इकोनॉमिक्स समझ में आना शुरू होगा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखिएगा, आप डरिए मत, मतलब ये तो भाई बहुत सीधी सीधी चीज है। शुरू में आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगी, मैं आपको अभी बता रहा हूं। इकोनॉमिक्स के लिए मैं अपने छात्रों को, P2I बैच के छात्रों को हमेशा बताता हूं, इकोनॉमिक्स के साथ क्या होता है, वो एक ऐसा कर्व होता है। ठीक है, यानी कि शुरुआत की, जैसे मान लीजिए अगर मैं 35 क्लास लेता हूं मान लीजिए इकोनॉमिक्स की, तो मैं सबको यह बोलता हूं कि यार पहली 10 क्लास तक आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि पहली 10 क्लास क्या है, बड़ी स्टीप चढ़ाई है, बहुत सारे नए शब्द ऐसे आएंगे जो आपने कभी नहीं सुने, जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, उनके एग्जाम्पल दूंगा, उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा, बहुत तरह के एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, और उसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहली 10 क्लास ये चलेगा। लेकिन अगर आपने ये 10 क्लास क्रॉस कर ली, फिर आपको लगेगा यार इससे आसान तो कोई विषय ही नहीं है, फिर एकदम सीधा है। फिर उसके बाद आपने जो यहां तक सीख लिया, बस उसी को आपको बार बार अप्लाई करते जाना है और कुछ भी नहीं है। तो ये इकोनॉमिक्स का कर्व होता है। इन 10 क्लास में आपको जो है पहले 1/3 समय आपको हिम्मत और हौसला बना के रखना है। इस समय डर के छोड़ दिया तो बड़ी गड़बड़ हो गई। और बहुत आसान तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने क्लास के बीच में एक एग्जांपल दिया था, मैं आपको आज बताऊंगा। जैसे एक मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि यार एमएफएन का स्टेटस क्या होता है, कि एक देश दूसरे देश को एमएफएन का स्टेटस दे रहा है। तो इसका मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया था एक अपनी क्लास में, कि एमएफएन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, कि सर ये क्या बात हुई, हमने इसको एमएफएन दे दिया तो हम मोस्ट फेवर्ड तो एक ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है।
मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब यह होता है कि कोई सुविधा जो आप किसी एक देश को दे रहे हो वो आप सारे मोस्ट फेवर्ड नेशन को दोगे। तो मैंने इसका एग्जांपल दिया था बर्थडे पार्टी का। जैसे मान लीजिए कि मैं एक मेरा बर्थडे है, एग्जांपल के लिए आज अगर मेरा बर्थडे है और मैं उसको सेलिब्रेट कर रहा हूं, तो एक तरीका तो यह है कि मैंने भाई किसी को नहीं बुलाया, मैंने खाली परिवार में बर्थडे कर लिया। ऐसा भी लोग करते हैं ना कई बार कि भाई मैंने इस बार पार्टी वार्टी कुछ नहीं करी, बस मेरे परिवार के ही लोग थे, उनके साथ ही मैंने केक वेक काट लिया, मेरा बर्थडे मना लिया। अब अगर आप मेरे दोस्त हो तो आप इसका बुरा नहीं मानोगे, या मानोगे? नहीं मानोगे ना। आप बोलोगे यार बर्थडे था, बुलाया क्यों नहीं? मैं कहूंगा यार फैमिली में कर लिया, किसी को नहीं बुलाया, तो आप बुरा नहीं मानोगे, आप बोलोगे ठीक है यार कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको पता चला, आप मेरे दोस्त हो और आपको पता चला मेरा बर्थडे था और मैंने बाकी 5 दोस्तों को तो बुलाया था पर आपको नहीं बुलाया, तो इसका आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका आपको बुरा लगेगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन यही होता है कि जो ट्रीटमेंट मैं बाकी दोस्तों को दे रहा हूं वही आपको भी दूंगा, यह वादा होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का। बड़ा न्यूज में रहता है, बड़ा चर्चा में रहता है, कई बार यूपीएससी में आ चुका है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, तो इतना सरल होता है इसको समझाना, इसको बताना, लेकिन ये आपको ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है इन चीजों को, ठीक है? तो ये आपको इकोनॉमिक्स में करना है। अब इकोनॉमिक्स को पढ़े कैसे? कुछ बहुत ही एकदम गोल्डन टिप्स हैं। सबसे पहली बात, कोई एक किताब लें, बिल्कुल पूरी तरह से एक किताब। वो एक किताब कोई सी भी हो सकती है, वो एक किताब रमेश सिंह हो सकती है, वो एक किताब क्या आपकी संजीव वर्मा हो सकती है, और जितनी भी किताबें आती हैं, लेकिन लें कोई एक किताब ले। मल्टीपल किताबें खरीदेंगे कभी सिलेबस खत्म नहीं होगा, और ये सबसे बड़ी गलती है। मैंने देखा है आमतौर पर छात्रों के पास रमेश सिंह, उमा कपिला और दुनिया भर की किताबें लोग खरीद लाते हैं, संजीव वर्मा की, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की किताबें खरीद लाते हैं। वो मत करें, कोई सी एक खरीद ले। स्टडी आईक्यू की किताब बहुत अच्छी है, आप वो ले सकते हैं, आप रमेश सिंह ले सकते हैं, आप संजीव वर्मा ले सकते हैं। बहुत मोटी वाली किताबें जो हैं उमा कपिला वगैरह वो ना ले, क्योंकि वो एकेडमिक्स के लिए हैं, वो आमतौर पे कॉलेजेस के लिए है। कोई एक किताब ले और उस किताब को भी रेफरेंस की तरह यूज करें। जैसे मान लीजिए अगर आप हमारा कोर्स भी ले रहे हैं तो भी मैं चाहूंगा कि वो एक किताब आप खरीद लें और उस किताब को रेफरेंस की तरह यूज करें। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जैसे आप डिक्शनरी आपके पास होगी तो डिक्शनरी को आप थोड़ा ना रोज खोल के उससे पढ़ते हो, कोई कठिन शब्द आ गया तो आप डिक्शनरी में देखते हो, यह होता है रेफरेंस। तो उस एक किताब को रेफरेंस की तरह आप प्रयोग करें, ठीक है? इसके अलावा एक मैं आग्रह करूंगा कि एक इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी आती है, इकोनॉमिक्स का शब्दकोश, यह आप खरीद लें, यह काम आता है। ये इकोनॉमिक्स का शब्दकोश खरीद लें, इकोनॉमिक्स के सारे टर्म्स की परिभाषाएं इसमें दी होती हैं। कोई भी आपको शब्द मिला, वैसे आप अगर इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो इंटरनेट पे भी आपको मिल सकता है ये, पर इंटरनेट पे मुझे लगता है आप जाओगे वो शब्द ढूंढने, फिर आप फेसबुक खोल लोगे, इंस्टाग्राम खोल लोगे, तो मुझे लगता है कि बेहतर है आप वो डिक्शनरी खरीद लो, ये आपके काम आएगा, ठीक है? आप कोई भी एक समाचार पत्र, एक से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, कोई भी एक अखबार और सामान्य अखबार, याद रखिएगा, बिल्कुल भी आप जो है इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल टाइम्स के चक्कर में मत पड़िए। कोई भी एक अखबार जो है, आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो आप पढ़ते हैं, और अगर आपके पास समय है, अगर समय है तो आप या तो मिंट, अगर समय है तो, या फिर बिजनेस लाइन, इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर जो है इकोनॉमिक्स वाला भी पढ़ सकते हैं अगर समय है तो। अन्यथा आप कोई सा भी एक अखबार ले लीजिए, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसका जो इकोनॉमी पेज आता है उस पर आपको 20 से 25 मिनट रोज गुजारने, 20 मिनट आप रोज गुजारने शुरू कर देंगे तो आपको धीरे धीरे मुद्दे समझ में आने शुरू हो जाएंगे कि यार, जैसे होता क्या है, कई बार यूपीएससी में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि सीमेंट उद्योग की स्थिति पर टिप्पणी क्या है, क्या नहीं है। अब यार ये कैसे पढ़ोगे आप? ये सब अखबारों में आया होता है पिछले साल भर के। तो अगर आप रोज 15-20 मिनट भी अगर आप बिजनेस वाला पेज पढ़ रहे हो, खाली हेडलाइंस देख रहे हो, 2-2 लाइन पढ़ रहे हो, तो भी आपको मुद्दे पता होंगे। अच्छा, भारत में सीमेंट उद्योग में अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये चैलेंजेस हैं, वो आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। आपको इन सब से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और साथ के साथ जितने आप प्रश्न लिख सकते हो, जितने प्रश्न संभव हैं, जितने प्रश्न एमसीक्यू या सब्जेक्टिव आप कर सकते हो उतने करें। प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है, जितने ज्यादा करेंगे उतना लाभ मिलेगा। सही नहीं हो रहे हैं तब भी करते रहिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये करते रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगली चीज, हर चीज का आर्थिक दृष्टिकोण आपको पता होना चाहिए, हर चीज का।
मान लीजिए आपको कोई कुछ भी कहता है, अभी 2 दिन पहले संविधान दिवस था, 2-3 दिन पहले संविधान दिवस था 26 तारीख को, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई हम जो है, ये चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि हमको थोड़ी ब्रांचेस और खोलनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, पहले से भी अनुशंसा चल रही है काफी समय से। तो ठीक है, इसका पॉलिटी वाइज आप असेसमेंट करोगे ही करोगे, इसका आर्थिक प्रभाव क्या होगा हमेशा सोचो। जब भी कोई न्यूज पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो, कोई भी विषय पढ़ो, हमेशा यह सोचो आर्थिक प्रभाव क्या होगा। अगर आप आर्थिक प्रभाव पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो आपकी इकोनॉमिक्स की समझ का विकास होता ही रहेगा। यह याद रखिए, ये बिल्कुल आपको पूरी तरह से याद रखना है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है। याद रखिए, यूपीएससी का सिलेबस बहुत सीमित है, बहुत ही कंट्रोल्ड, बहुत ही कम सिलेबस है यूपीएससी का इकोनॉमिक्स का। तो इसीलिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप 10 तरह की पुस्तकें पढ़ें, आप अलग अलग स्रोतों से पढ़ने का प्रयास करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप एकदम सरलता से अगर आप इन कदमों को फॉलो करेंगे तो आप यूपीएससी के जो आपके तैयारी है इकोनॉमिक्स की, उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, तो समाचार पत्र में आपको ध्यान देना है, इकोनॉमिक्स वाले पेज की ही बात कर रहा हूं, कृषि पर, सरकारी नीतियों पर, अगर सरकार कोई नई नीति, कोई नई योजना ला रही है, बैंकिंग पर आपको ध्यान देना है कि अगर बैंकिंग को लेकर कुछ आता है या आरबीआई कुछ करती है वगैरह वगैरह। क्या चीजें आपको नहीं करनी है, वो है कंपनियों का लाभ और हानि। ये आपको हर साल कंपनियों के एनुअल स्टेटस आते हैं कि भाई इस साल टीसीएस ने इतना लाभ कमाया, मत पढ़िए। शेयर बाजार बिल्कुल मत पढ़िए कि शेयर बाजार में इतने पॉइंट की तरक्की हुई, इतने पॉइंट की गिरावट हुई, ये मत पढ़िए। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको आप छोड़ सकते हैं। कोई नए कोलैबोरेशन हुए, मतलब उद्योग धंधे नए प्रकार के, इस कंपनी ने उस कंपनी से टाई अप किया, ये भी आप छोड़ सकते हैं। सरकारी नीति, कृषि और इस प्रकार के जो औद्योगिक भी नीति है, अगर औद्योगिक नीति है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा कुछ है, तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए, बाकी चीजों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये चीजें करते रहेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स का तैयारी जो है वो अपने आप में बहुत सुदृढ़ हो जाएगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर प्रीलिम्स में 18 सवाल आते हैं आपके यहां इकोनॉमिक्स से, तो उन 18 में से अगर आप इन कुछ चीजों का पालन करेंगे, क्योंकि मैंने इन चीजों का पालन कराया अपने बैचेस में पढ़ाने में, और 18 सवाल जो आए थे, उन 18 सवालों में से मेरे पढ़ाए हुए छात्र 16 सवाल जो हैं वो एकदम सरलता से करके आए। वो सब उनको वैसा ही लगा जैसा पढ़ाया गया था। तो ये लाभ आपको निश्चित तौर पे मिल सकता है अगर आप एक सही प्लान के साथ यूपीएससी में इकोनॉमिक्स की तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो उस पर चल रही है एक मंथ एंड सेल। एक सुनहरा अवसर है आप सभी के पास, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप कल तक यानी कि 30 तारीख तक आप एजे लाइव कोड लगाकर आप हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों तरह का कोर्स जो है उसको 22,999 में प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी वाला कोर्स 14 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे, 14 दिसंबर से। इंग्लिश कोर्स द एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन द 30th of November एट दैट्स एन 8 AM कोर्स। और बाइलिंगुअल कोर्स जो है 30 नवंबर को, इसमें भी एडमिशन खत्म हो रहे हैं। ये भी सुबह 8 बजे वाला बैच है। P2I बैचेस हैं ये जो स्पेशल प्राइस है ये केवल 30 तारीख तक के लिए वैलिड है, फिर ये दोबारा 24,999 का हो जाएगा। इसको आप याद रखें। तो तुरंत इसका लाभ उठाएं, तुरंत इससे जुड़ें। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर आपकी लाइव क्लास छूट जाती है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू सब्जेक्टिव दोनों तरह के, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको इसमें जो आपने आंसर्स लिखे हैं उनका इवैल्यूएशन होकर मिलेगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर मिलेगा जो आपकी सहायता करेगा या करेगी। और साथ के साथ अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा। वहां पे आपका रहना, खाना, पढ़ना इत्यादि सब कुछ निःशुल्क होगा। इसी के अंदर आप उसी फीस में वो शामिल होगा। इंटरव्यू की तैयारी भी आपको इसमें कराई जाएगी। तो अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं तो इस सेल का लाभ उठाइए और केवल 22,999 में आप इससे जुड़ जाइए। मेरे इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।